जय हिंद, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। मैं मनीष अग्रवाल क्लियर डाउट चैनल में आपका अच्छा स्वागत करता हूं। बेटा क्लास 9th में जो चैप्टर 3 हम लोग कवर कर रहे थे, हमने उसके अंदर जो टॉपिक्स कवर किए थे स्टार्टिंग से अभी तक हमने मॉलिक्यूलर मास तक के कवर कर लिया था, है ना। जिसके अंदर हमने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हुए थे। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कॉन्फिगरेशंस क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं। एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा मोल कॉन्सेप्ट्स, जो अक्सर आप लोगों को परेशान करता है। आज उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि समझ में आए, चूँकि ये न्यूमेरिकल टॉपिक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ होगा नहीं जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो चलिए समय बिना गंवाए शुरू करते हैं बेटा, है ना। देखिए पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट आया क्यों है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया बेटा कि जो बैंक होते थे, आपको पता है कि उनके पास एक लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं ना, वेरियस डिनोमिनेशंस के। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए बैंक के पास 5 हो, 10 हो, है ना, 1 हो, a lot of coins are there। और सोचिए पूरे इंडिया में कितने कॉइन्स होते होंगे। अब ये सारे कॉइन्स कहीं ना कहीं बैंक्स करती है, ताकि इतने सारे कॉइन्स हो, या ऐसे समझिए मैं आपको कहूँ कि मैं आपको एक 5 रुपये का कॉइन लेता हूँ, ठीक है, एक 5 रुपीज़ का कॉइन है। मैंने आपको ना एक बोरा भर के, जैसे ये बोरा भरा हुआ है ना, एक सैक्स भर के कॉइन दे दिया, और मैं बोलूँ बेटा इसको काउंट करो। ओके, अब बताओ मुझे, अगर आप कोई भी उसको काउंट करना शुरू करें तो उसको कितने देर में काउंट करेगा। सोचो एक बोरी 50 kg से ऊपर का कॉइन है, तो काउंट करते करते हालत ख़राब हो जाएगी। उसके बाद भी वो एक्यूरेट है या नहीं है ये बताना बहुत ही मुश्किल है ना बेटा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इसके सॉल्यूशंस के लिए ना एक सिंपल सा तरीका क्या है कि चूंकि बैंक जो भी कॉइन्स निकालती है 5 का 10 का ना, इनका एक स्टैंडर्ड वेट निकालती है। फॉर एग्जांपल अगर 5 के कॉइन का वेट मान लो 10 ग्राम है, तो जितने भी 5 के कॉइन होंगे इंडिया में ना, सबका वेट 10 ग्राम ही होगा। तो दिक्कत क्या है, आपके पास एक बोरी हो या 10 बोरी हो, आप एक कॉइन का वजन कर लीजिए। हम क्या करेंगे, एक कॉइन का वेट कर लेंगे कि 10 ग्राम है। अब पूरे एक बोरी का वजन कर लीजिए, ठीक है। सपोज करिए एक बोरी का वजन करने पर आपको लगा कि 500 kg, ठीक है, और एक कॉइन का 10 ग्राम है। तो बस क्या करना है, 500 को 10 से डिवाइड करिए, आपको यहाँ क्या पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। मान के चलिए यहाँ पे डिवाइड किया हमने, आया कि 5000 कॉइन है, ठीक है। और 5000 कॉइन कितने रुपीज़ का है, 5 रुपीज़ का। तो सोचो कितना हो गया, 25,000 रुपीज़। यानी कि जो जिसमें हम लोग पूरे दिन लगा रहे थे, वो आपका 1 मिनट के अंदर कैलकुलेशन हो जाएगा। बट ये कैलकुलेशन क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि 5 रुपीज़ के कॉइन का एक स्टैंडर्ड वेट है। अगर मान लो एक 5 रुपये का कॉइन 10 ग्राम होता, दूसरा 10 ग्राम का होता, तीसरा 15 ग्राम का होता, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए इनका एक स्टैंडर्ड वेट रखा गया। बात समझ में आ रही है बेटा। तो कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन किया गया ना। देखिए काउंटिंग, वही चीज़ लिखा है कि काउंटिंग ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन इज डिफिकल्ट। सो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके लिए देखिए एक स्टैंडर्ड वेट होता है। क्योंकि बैंक क्या करती है, इनका एक स्टैंडर्ड वेट होती है, उसको आसानी से वेट मशीन से काउंट कर लिया जाएगा। और वेट मशीन से काउंट करने का नाम आसानी से बता सकते हैं। अरे बात समझे बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबिलिटी जो हुई, चूंकि इनकी सेम मास है चीज। उसी तरीके से जो केमिस्ट्री है बेटा, है ना, उसके अंदर साइंटिस्ट लिंक द मास ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड टू द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देम। मतलब सेम उसी तरीके से, चूंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे होते हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि क्यों ना इनके मास को इनके नंबर या मॉलिक्यूल्स से जोड़ के देखे। एक ऐसा कुछ बनाया जो इनके मॉलिक्यूल्स को, इनके एटॉमिक नंबर्स को ना लिंक्ड कर दे। और ये लिंक करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी बनाई, एक यूनिट बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा मोल। और इसीलिए आया मोल का कॉन्सेप्ट। अब देखिए केमिकल रिएक्शन से समझते हैं। एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक रिएक्शन एग्जाम्पल लेते हैं, एक बेसिक एग्जाम्पल है। आपको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कब बनता है, जब हाइड्रोजन यानी कि H2 दो एटम्स को मिलाने के बाद ऑक्सीजन के 2 एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को जब मिलाते हैं तो ये क्या बनता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है ना। ये कब बना, इसका मतलब है कि अगला रिएक्शंस क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये एबव रिएक्शन क्या बता रहा है, देखो हाइड्रोजन, एक तो ये मॉलिक्यूल्स है, इसका 2
2H2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में कुछ नहीं है ना, 1 है, तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो क्या बना यार, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर का। ठीक है, इस रिएक्शन से ही पता चला है ना बेटा। तो इसका मतलब है कि यहां से क्लियर समझ में आ गया ना कि 2 एटम्स ये मिलके एक बनाया। सेम एज ये और कन्वीनियंट होगा जब हम इसको ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स के केस में कंसीडर करेंगे। इसीलिए इनके कंसिडरेशन के लिए क्या बना बेटा, मोल, है ना, मोल। यानी कि मोल इज जस्ट अ क्वांटिटी दैट व्हाट कोरिलेट देयर मासेज विद देयर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। यानी कि मॉलिक्यूलर मास हो या एटॉमिक मास हो, उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाएगा। एक कोऑर्डिनेशन बनाएगा कौन, मोल। ठीक है बेटा। अब 1 मोल का मतलब क्या होगा, 1 मोल का मंदर है, देखिए 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज। अब एनी स्पीसीज का मतलब कुछ भी हो, चाहे वो एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, यानी कि तीनों केस में। अब ये चूंकि ये एक ऐसी क्वांटिटी है ना, देखिए एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस सब अलग अलग होते हैं, लेकिन इन तीनों के लिए ना एक कॉमन क्वांटिटी बना दी गई है, जो मोल, जो एक ही बार में तीनों को रिलेशंस को तीनों से रिलेशन बना रहा है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे तो इनमें कोई सिमिलरिटी है नहीं, लेकिन एक ऐसी क्वांटिटी है मोल जो इनको कहीं ना कहीं सिमिलर के टर्म्स में यूज करवा रही है। ठीक है, तो क्या है बेटा, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस is that quantity in number having a mass equal to its atomic number or molecular mass in gram। यानी कि कोई भी स्पीसीज, चाहे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो, वो क्वांटिटी क्या है बेटा, उनके जो मास है, हैविंग अ मास, उनका जो मास होगा वो इक्वल होगा किसके, उसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के बराबर। लेकिन बाउंडेशन क्या है कि वो मास हमेशा ग्राम में कैलकुलेट होगा। मींस द मास ऑफ एनी क्वांटिटी, आयंस, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ठीक है बेटा, और इसी को बोलते हैं मोल। ठीक है, जैसे अब देखिए, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स द वैल्यू ऑफ दिस। अब एक स्टैंडर्ड वैल्यू आई, क्योंकि हम तीनों को एक ही रिलेशन से दिखा रहे हैं ना, तो इन तीनों के लिए एक नंबर आया 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अब ये 23 के बाद क्या, या एटम्स होगा तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूल्स, आयंस होगा तो आयंस, जो क्वांटिटी रहेंगे इसके बाद से। और ये एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज है जो निकाली गई, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। और इसको निकालने वाले शख्स थे ये भाई साहब, ये सर थे जिनका नाम है एवोगाड्रोज। ठीक है, और इन्होंने अपने नाम पे ही इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट लिखा। इसको ऐसे लिखते हैं Na, है ना, एवोगाड्रो, नंबर ऑफ एवोगाड्रो नेम। ठीक है, इनके ऑनर में ही ये इटली के थे, इनका पूरा नाम था एमेडियो एवोगाड्रोज। ठीक है, और इसी के नाम पे इस वैल्यू को, ये Na जो है, इसको बोलते हैं बेटा, इसके बराबर की वैल्यू यही है। इसको एवोगाड्रोज कांस्टेंट भी बोलते हैं या एवोगाड्रोज नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोज कांस्टेंट या एवोगाड्रोज नंबर। यानी कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग मतलब क्या, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये किसके बराबर होगा, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 के बराबर या एवोगाड्रोज नंबर के बराबर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसी नंबर के ना, ये एक जादुई नंबर है बेटा, ये एक मैजिकल नंबर है ना। ये जो नंबर है ना, ये एक मैजिकल नंबर है जो सबको रिलेशन दिखा देगा। जैसे वही बात है ना, जैसे एक डजन का क्या बोलते हैं, 12 नंबर्स के बराबर है, उसी तरीके से 1 मोल इस नंबर के बराबर है। ऐसा नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। जैसे 1 दर्जन, हम लोग बोलते हैं ना मार्केट में 1 डजन बनाना दीजिए, तो आपको 12 दे देता है। क्यों, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं कि 1 दर्जन का मतलब यहाँ 12 है और अमेरिका में 6 हो जाएगा, इंग्लैंड में 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सेम एज 1 मोल एक ऐसी क्वांटिटी है जो सब के लिए एक यूनिक नंबर लेके आई, एक मैजिकल नंबर लेके आई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। गॉट इट। सेम वही एग्जांपल दिया डजन का, पेंसिल्स का। अब देखिए यहाँ, तो ये आपका मोल्स था। इसी मोल्स में बेटा एक कॉन्सेप्ट और आपको मिलेगा मोलर मास का। बोलो सर ये मोलर मास क्या है, तो मोलर मास इज नथिंग व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। यानी कि जब मॉलिक्यूल्स के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मोलर मास। यानी कि मोलर मास क्या है बेटा, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास।
ये याद रखिएगा, ये जब भी याद होगा तो इसका मतलब होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होता है बेटा 18, और ये निकालने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते थे। कैसे निकालेंगे, देखिए हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर होता है ना, मास 2 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो कितना हो जाएगा 18, और यू यूनिफाइड मास को डिनोट करता था। तो वही तरीका जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है इसको। तो वही जो मॉलिक्यूल का मास होगा उसी मास को हम क्या बोलेंगे, मोलर मास, और ये ग्राम में निकाल देंगे तो मोलर मास इन ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिफाइड मास है। ठीक है, अब ये मोलर मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, देखो ग्राम के अंदर, क्योंकि हमने अभी देखा है कि मोल्स के अंदर जब भी यूनिट्स होगा, ये बिल्कुल याद रख लीजिए कि वो हमेशा वैल्यू किस में होगी बेटा, ग्राम के अंदर कैलकुलेट होगी। ठीक है ना, यू या एमयू के अंदर कैलकुलेट नहीं होना है, जब भी होगा ग्राम में ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 18U वाटर हैज ओनली 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखिए अब ये 18 ग्राम या 18 यूनिफाइड का मास का मतलब क्या होता है कि उसके पास वाटर के एक ही मॉलिक्यूल्स है। ये देखिए ये कितना मॉलिक्यूल्स है वाटर का, एक ही है ना, और एक का वैल्यू 18U या 18 ग्राम है, मोलर मास है, यानी ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स का मास है। अगर 10 मॉलिक्यूल्स का निकालना होगा तो 10 × 18 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना। ठीक है, बट 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज 1 मोल मॉलिक्यूल्स, वही चीज लिखी है, लेकिन 18 ग्राम के पास कितना होगा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स मोल होगा, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, क्योंकि 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर, यानी कि ये इसके 18 ग्राम ऑफ वाटर के इक्वल की वैल्यू हो गई। ठीक है ना, तो इसको बिल्कुल थोड़ा याद रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल से करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मोलर मास निकालना बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। अब आपको पता है Ca का एटॉमिक मास होता है 40, एटॉमिक नंबर 20 होता है ना, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो उसी तरीके से कैल्शियम का 1 है तो 14, कार्बन 1 है तो 12 और ऑक्सीजन 3 है तो 16 × 3, और इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा 52 प्लस 48 यानी कि 100, और अगर ग्राम में कैलकुलेट करना होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 100 ग्राम, है ना, 100 ग्राम हो जाएगा। अब ये 100 ग्राम आपसे पूछा गया 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालिए, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट किसके बराबर है बेटा 100 ग्राम एंड कंटेन्स दिस मॉलिक्यूल्स। ठीक से इस रिलेशन को समझिए, इतना ग्राम ये किसके बराबर है, ये सिर्फ बराबर है 1 मोल के बराबर, 1 मोल ऑफ किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये नंबर में आपसे पूछा जाता है किसके बराबर होगा बेटा, ये नंबर में सेम इसके बराबर होगा 6.022 × 10⁻23, यानी कि जो वो 100 ग्राम है कि 200 ग्राम से मतलब नहीं है। एक कैल्शियम कार्बोनेट में टोटल कितने हैं 100 ग्राम का मास है, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, और नंबर अगर पूछा जाए तो कितना होगा उसके अंदर, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ एटम्स वो इतने ही होंगे 1 मोल्स के बराबर या एवोगाड्रो नंबर के बराबर, 6.022 × 10⁻23 के इक्वल ही होगा। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास और मोल्स का कॉन्सेप्ट था। अब इसके बिहाफ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इसे देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, पूछा गया हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, यानी कि 5 ग्राम कैल्शियम के अंदर कितने मोल्स होंगे। यहाँ पे दिया गया एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 10 म्यू। ठीक है, 10 म्यू एटॉमिक मास दिया हुआ है कैल्शियम का। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि 1 मोल ऑफ एटम्स किसके बराबर होता है बेटा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। ये रिलेशन में ऑलरेडी देखा है कि किसी का भी जो 1 मोल ऑफ एटम्स होगा उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। ये रिलेशन फिर से याद रखिए। देखिए क्या होगा, ये ना 2 ही 3 रिलेशन है। 1 मोल ऑफ एटम्स किसी का भी हो वो क्या होगा, एक बराबर होता है इसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। ठीक है, साथ में हमने देखा क्या, 1 मोल ऑफ एटम अगर नंबर की बात करें तो किसके बराबर है बेटा, 6.022 × 10⁻23 नंबर के। अब देखिए यहाँ पे दोनों LHS सेम है तो मैं यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकता हूँ। यहाँ पर अगर LHS सेम है तो RHS भी तो सेम कर सकते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 6.022 × 10⁻23 नंबर का। तो ये भी रिलेशन याद रखिएगा कि इतना जो नंबर है ना एवोगाड्रो का, ये डायरेक्टली किसी के ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तो वही चीज लिखी गई है, देखो 1 मोल ऑफ एटम्स यानी कि इतना नंबर ये इसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ किसका है, कैल्शियम एटम्स का।
साथ में कैल्शियम एटम्स की वैल्यू यहाँ पे 10 गलत दिया हुआ है बेटा, आपको पता है कैल्शियम का 40 ग्राम होता है, ठीक है ना, तो 40 ग्राम होता है ना, तो 40 ग्राम है। अब मुझे निकालना है हाउ मेनी मोल्स, तो हाउ मेनी मोल्स का मतलब कितना, मान लो हमें नहीं पता x मोल है, तो और वो किसके बराबर है, 5 ग्राम्स के बराबर, यानी कि होता 50 ग्राम है, 5 ग्राम के बराबर है। तो बताओ इसमें कितना होगा, x की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल है भाई, 5 ग्राम में निकालना है तो 5/40, 5/40 यानी कि 1/8, यानी कि 0.125 होगा ना, ये गलत है, 0.125 मोल के इक्वल होगा, यानी कि 5 ग्राम कैल्शियम में कितना होगा, 0.125 मोल। एक तो ये तरीका था, एक डायरेक्ट फार्मूला भी हमको पता है ना, एक फार्मूला होता है ना, आप इससे भी निकाल सकते हो, या फिर एक दूसरा वे है बेटा, एक डायरेक्टली फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स मास इन ग्राम या ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, यानी कि जिस क्वेश्चन में जितना ग्राम मास किसी भी एटम्स का जो मास होता है ग्राम के अंदर, वो डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, शॉर्ट में लिखिए, तो कितना ग्राम बोला गया बेटा, 5 ग्राम में, और इसका एक्चुअल मास कितना होता है 40, तो डिवाइड करिए, ये भी क्या हो जाएगा 1/8, यानी कि सेम आंसर आ जाएगा 0.125 मोल। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली फार्मूला भी यूज कर सकते हो, या 1/1 मेथड से भी बना सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, हमने सिंपली क्या किया बेटा, 1 मोल ऑफ एटम्स, ये रिलेशन लिखा, कैल्शियम एटम्स का 40 ग्राम होता है, कितना निकालना था हमने, x मोल मान लिया, ये 5 ग्राम के इक्वल है, बस x की वैल्यू निकाल दीजिए। ओके, सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम। यहाँ पे एल्युमिनियम का दिया हुआ है 27, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आपको पता है कि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स किसके बराबर होता है, 27 ग्राम के। अब बताओ 4 मोल्स, ये मोल्स है, 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम किसके बराबर होगा, तो अगर 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम बेटा 27 ग्राम के बराबर है, तो बताओ 4 मोल किसको होगा, तो 27 × 4 108 ग्राम के बाद, यानी कि एल्युमिनियम एटम का 4 मोल का मास सिंपल कितना होगा, 108 ग्राम्स। फिर से एक फॉर्मूला देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या थी, मोलर मास, यानी कि मास इन ग्राम्स बाई मोलर मास, या मास बाय डिवाइडेड बाय गिवन मास, ठीक है। अब देखो मास इन ग्राम यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4 ना, तो 4, और अब यहाँ पे देखो क्या निकालना है आपको, व्हाट इज द मास, या मास निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, ये मोलर मास की वैल्यू होगी n इंटू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसलिए सिंपली क्या होगा, 4 की वैल्यू दी हुई है ये m/27, और आपको m की निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी, तो सिंपल क्या करो 4 × 27, यानी कि 108 ग्राम के इक्वल होगा। तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो और इस तरीके से भी निकाल सकते हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बेटा कि हाउ मेनी मोल्स आर 9.033 × 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम। अब यहाँ पे मोल्स निकालना है, किसमें, यहाँ पे एटम्स दिया हुआ है। देखिए अभी तक हमने सिर्फ मोलर मास देखा था, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, तो जब नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो हमें रिलेशन कौन सा निकालना पड़ेगा, ये वाला, बिल्कुल, क्योंकि हमको पता है 1 मोल में इतना एटम्स होता है, एक मैजिकल नंबर वाला है ना, तो मुझे कितना निकालना है, x मोल में कितना होगा बेटा, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 9.033 × 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम। चूंकि आपको नहीं पता कितने मोल से, तो हमने मान लिया कि x मोल में इतना है ना, तो जब x मोल में इतना है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सी बात है 9.0 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करिए, यहाँ से कितना आएगा बेटा 15 मोल्स। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा कैलकुलेशंस में आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, देखिए कैलकुलेशन करिए पावर का, यहाँ पे क्या दिया है 10 का पावर 24/23। आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पता है ना, क्या होता है XA/XB को आपने क्या लिखते हैं XA - B। अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं डिवाइड में पावर्स का माइनस हो जाता है, तो वही सेम है यहाँ पर। देखिए दोनों का बेस क्या है 10, तो क्या होगा 10 और 24 - 23 क्या होगा 10 का पावर 1 यानी कि 10, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेगी 10 का पावर 24 - 3। और जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये 3/2 कटेगा, 2 से 3 से दोनों कट जाएगा ना 3 से, तो 3/3.022 डिवाइड हो जाएगा, और 2/3 करेंगे तो कितना होगा 1.5, और ये आएगा 1.5 × 10, तो कितना हो गया 15 मोल्स। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 मोल्स। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आप लोग खुद से निकाल के देखिए फॉर्मूला से। चलिए मैं ही बताता हूँ। हमने क्या देखा था
कि Na की वैल्यू ये n बाई ये Na जो है ये एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n बाई n के बराबर होता है ना। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और n क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी मोल्स, यहाँ मोल्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स n की वैल्यू निकालनी है। तो एवोगाड्रोस नंबर n की वैल्यू क्या होगी, सिंपल 9.3 ये दिया हुआ है और ये आपका एवोगाड्रोस नंबर होता है, इससे मल्टीप्लाई करिए, सेम थिंग्स यहाँ भी कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा और ये किसके बराबर होगा, 15 मोल्स के बराबर। ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा बेटा, 15 मोल के बराबर। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 0.245 मोल्स ऑक्सीजन में बताइए क्या होगा। अब देखिए कितना भी हो, एक मोल का हमको पता है, एक मोल ऑक्सीजन में कितना होता है बेटा, 6.022। तो क्या 0.25 मोल में नहीं मिल जाएगा क्या, सिंपल क्या करिए, ये x है, अगर मान लीजिए 0.25 मोल में बताइए कितना मॉलिक्यूल होगा, x, तो x की वैल्यू क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, और ये किसके बराबर होगा, 1.50 × 10⁻23। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है आपको इस मॉलिक्यूल्स के बराबर। देखिए ये एक्चुअली ये सिंपल 1/1 मेथड है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इतना ग्राम, जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे ना बेटा कि अगर 5 पेन का प्राइस 10 रुपीज़ है तो बताओ 1 पेन का प्राइस क्या होगा। तो सिंपल क्या करते थे, अगर 5 पेन का प्राइस 10 रुपये तो 1 पेन का क्या करेंगे, 10/5। अगर मान लो आपको 10 पेन का दिया हो, 1 पेन का निकालना तो मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी है 1/1 मेथड्स का यूज करके। दूसरा मेथड फॉर्मूला से निकाल लीजिए, सेम फॉर्मूला n/Na, यहाँ पे n की वैल्यू दी हुई है 0.25, ये n निकालना है तो n की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को जो आसान लगता हो फॉर्मूला तो फॉर्मूला से बनाइए, और इस मेथड से बनाना है तो इस मेथड से बनाइए। आप कैसे भी बनाइए, मार्क्स आपको हमेशा मिलेंगे। और आसान से न्यूमेरिकल्स है, बस थोड़ा सा देखना है कि कहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स का रिलेशन लगाना है और कहाँ पे आपको नंबर्स वाले रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे नंबर्स है, जब आपको नंबर्स पूछे या मॉलिक्यूल्स पूछे तो आपको एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू लगाइए, सिंपल मोलर मास पूछे तो ये फॉर्मूला से निकाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स। फिर से देखो आइटम्स पूछा है, एटम्स का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना। इन अ पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम, जिसका आयरन का एटॉमिक मास भी दिया हुआ बेटा 56 माइक्रो। अब देखिए आपको क्या होता है कि 1 मोल ऑफ आयरन आपको पता है इसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, और यहाँ पे ग्राम दिया में कितना होगा बेटा 56 है तो 56 ग्राम। चूंकि 1 मोल आयरन एलिमेंट में कितना एटम्स होगा, इतना ना, तो बताओ 56 ग्राम में कितना होगा, सेम, चूंकि आयरन हमने देखा था ना कि जो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो वही उसके नंबर ऑफ एटम्स के बराबर भी होगा। यानी कि 56 ग्राम अगर इतने के बराबर है तो 2.8 ग्राम कैसे निकालोगे, पहले 1 ग्राम का निकालो, तो 1 का क्या होगा 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 56। तो आपको कितने का निकालना है 2.8 का ना, तो क्या होगा 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 56 × 2.8, ये 20 टाइम से कट जाएगा, ये आपका 3 यानी कि 0.33, और इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन बचा हुआ है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेट करने पे क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ पे कट के आ गया, यहाँ पे आपका आएगा 3.022011 × 10⁻22 एटम्स। फॉर्मूला से भी देख लीजिए, फॉर्मूला से सिंपल सेम वही फॉर्मूला है, n यानी कि ये मोल मास, ठीक है, इसके इक्वल होगा ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है ना, ये नंबर से मल्टीप्लाई करिए, सेम नंबर आपका निकल के आ जाएगा। तो ये 5वां क्वेश्चन था, और इस तरीके से ही आप लोग न्यूमेरिकल्स, ये 5-6 न्यूमेरिकल जो मैंने आपको करवाया इसको जरूर करिए, ये आपके एनसीईआरटी या इंटेक्स से क्वेश्चन ही है, ठीक है, जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल निकालना है, आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 40। यहाँ देखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन बेटा किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का ना ग्राम में, और वो दिया हुआ है 28। 1 मोल ऑफ N2 में कितना होगा बेटा, सेम वही मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे गिवन है बेटा 3.011, ये दिया हुआ है एक N नाइट्रोजन का, तो 2 नाइट्रोजन में कितना होगा N × 2 ना, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा 6.022 × 10⁻24। ये क्यों आया है, चूंकि N2 का निकालना, यहाँ पे देखो 1 N2 है ना, एक नाइट्रोजन का ये एटॉमिक मास होता है, तो 2 का कितना होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से, ठीक है। अब दिया हुआ है बेटा, हमने यहाँ पे क्या देखा 28 ग्राम,
2.8 ग्राम का निकालना है तो ये x मान लीजिए ये 28 होगा एक्चुअली। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 28 इंटू जो वैल्यू गिवन है 3.00 और ये आपका 6.02 10 का पावर 23 से डिवाइड करिए, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। और ये वैल्यू कितना आएगा 14 ग्राम। फॉर्मूला से सेम n इक्वल टू क्या m बाई एम इंटू एन ए, m की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, इसमें पहले क्रॉस कर लीजिए और फिर इसको नीचे डिवाइड करिए। यहाँ पे देखिए बेटा, आप कैलकुलेशंस प्रैक्टिस की चीज़ होती है वो आपको करना पड़ेगा। हमने तो यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर दिया, ये से सॉल्व्ड है, बट आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो ये जितने कम से कम 6 क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है ना, इसको ज़रूर करिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये हमारा एक लास्ट टॉपिक था मोल कॉन्सेप्ट्स, और इसके साथ ही चैप्टर भी एंड हो गया। तो बेटा जिसने ये पार्ट्स नहीं देखा होगा, इसके पीछे के पार्ट्स नहीं देखोगे, एक बार दोबारा आप लोग देखिए। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर करिए और स्टडी में बने रहिए। फिर से मिलता हूँ एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बच्चा।